अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करेंगे विच इज़ पीसीआर। उसके हम मेथड्स की बात करेंगे और उसको हम क्यों उसकी एप्लीकेशंस हम मतलब क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको क्यों आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में पीसीआर को क्यों यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली पीसीआर आपका जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये आपका क्या कहते हैं जो एक सिंगल डीएनए का सीक्वेंस था, जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, जो टारगेट सीक्वेंस था, उसको एम्पलीफाई करने के लिए ये इन वाइट्रो मेथड है। वो जो हमने पहले क्लोनिंग पढ़ी थी, जो क्लोनिंग होती थी वो इन वीवो मेथड था, वेराज जो पीसीआर है ये एक इन वाइट्रो मेथड है। और इसकी एक खास एडवांटेज क्या है इन वीवो से कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये ज़्यादा क्विकली हो जाता है। मतलब वो जो इन वीवो हमने पढ़ा था, जो डीएनए क्लोनिंग वाला हमने पढ़ा था, उसमें ये होता था कि उसमें जो हम होस्ट सेल होता था उसके अंदर हम डीएनए डालते थे एंड देन हम वेट करते थे कि उसकी जो रेप्लिकेशन साइकिल आएगी, देन क्या कहते हैं वो जो जीन है वो एम्पलीफाइड होती रहेगी। जब इसका होस्ट के अंदर जब वो अपनी रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस पे जाएगा, देन ये जो आपकी टारगेट सीक्वेंस जो टारगेट जीन होती थी वो जाके एम्पलीफाई करती थी। वेरस इसमें क्या है कि इसमें हमें होस्ट की किसी साइकिल का वेट करना नहीं होगा, क्योंकि हम ये इनवाइट्रो बना रहे हैं। तो इनवाइट्रो में ये कहते हैं इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये याद रखना है कि ये कहते हैं ये ज़्यादा क्विक होता है एंड ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब ये फ्यू आवर्स में, और ये इतना एफिशिएंट इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे से स्मॉल से भी डीएनए के सेगमेंट को ना ये विद इन फ्यू आवर्स काफ़ी मिलियन बेस पर लॉन्ग तक बना देगा। तो हमें टारगेट जीन जो है वो अपने ये कहते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़्यादा अच्छी तरह से मिल सकती है। तो इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसका जो प्रोसीजर होता है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या, उसके अंदर एक टारगेट सीक्वेंस होगा जो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो टारगेट जीन है जो हमको कहते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की है। लेकिन इसमें एक और खास बात क्या है कि हमें जो भी टारगेट जीन है ना, उसका हमको जो उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या याद होनी चाहिए, जो उस टारगेट सीक्वेंस के आसपास जो 20 to 35 बेस पे लॉन्ग सीक्वेंस होंगे ना, ये जो क्या कहते हैं ये टारगेट सीक्वेंस है, उसके जो आसपास जो 20 और 35 क्या कहते हैं बेस पे लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स में, उनका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा हमको उसको याद रखने की जरूरत होगी। क्योंकि हम करेंगे क्या, वो जो सीक्वेंस होगा जो क्या कहते हैं रीजन्स जो होंगे ना, जो साइड पर होते हैं टारगेट के, उनको हम कहते हैं फ्लैंकिंग रीजन्स। और जो ये फ्लैंकिंग रीजन्स होंगे जो आपके 20 to 35 बेस पर लॉन्ग होंगे, इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा ये आपको क्या कहते हैं पता होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं पता होने के लिए हम एक सिंथेटिक इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमर। जो आपका फ्लैंकिंग रीजन है उसका ही क्या कहते हैं एक सिंथेटिक जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री जो क्या कहते हैं आपका हम जो सिंथेटिक बनाएंगे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, उसको हम कहेंगे प्राइमर। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि हम उसको डालेंगे। और उस प्राइमर की खास बात क्या होगी कि जो उस प्राइमर का 3 एंड होगा ना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट सीक्वेंस होगा। जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये दो डबल स्ट्रैंड्स थे, अब इनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिए। सिंगल स्ट्रैंड में भी जो दोनों जगहों पे जो फ्लैंकिंग रीजन्स हैं, दोनों जगहों पे जो आपका प्राइमर डाला गया उसका जो 3 एंड होगा वो आपके टारगेट सीक्वेंस वाली तरफ क्या कहते हैं मूव करेगा। अपना 3 एंड जो प्राइमर का 3 एंड होगा वो टारगेट सीक्वेंस वाली साइड में, मतलब उसकी डायरेक्शन 3 एंड वाले रीजन पे होगी जो टारगेट सीक्वेंस है। तो होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका ये कहते हैं 4 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले आप डीनेचर करेंगे डीएनए को, और ये आप करेंगे अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस पे। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको आप ये कहते हैं हीट करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस तक। और होगा क्या कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होगी वो हम देख सकते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गई। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के बाद होगा क्या कि ये जो 2 सिंगल स्ट्रैंड्स मिल गए, अब हम इसके अंदर आपका क्या कहते हैं प्राइमर्स डालेंगे। सबसे पहले एक तो 50 डिग्रीज पे लेंगे, पहले हमने क्या किया 95 डिग्री पे लेके गए, इसको हीट कराया ताकि 2 सिंगल स्ट्रैंड्स मिल जाए। फिर जब 2 सिंगल स्ट्रैंड्स मिल गए तो हमने क्या किया, हमने क्या कहते हैं इसको कूल कर दिया। कूल करने के लिए हम इसको 50 डिग्रीज पे लाए, और 50 डिग्रीज पे लाने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्राइमर। ये इसका जो यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है तीसरा, कि कहते हैं वी विल कूल इट टू 50 एंड देन वी विल ऐड प्राइमर्स। जो 2 प्राइमर्स हैं वो हम डालेंगे जो हमने भी सिंथेटिकली बनाए, जो जिनका जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू द फ्लैंकिंग रीजन। वो 2 प्राइमर्स डालने के बाद और 50 डिग्री तक जो कहते हैं कूल करने के बाद हम करेंगे क्या, हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे 72 डिग्रीज तक। और क्या करेंगे, हम मिक्सचर के अंदर एक तो क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, साथ ही हम क्या कहते हैं एक्सेस में बहुत ही ज्यादा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स डाल देंगे। उससे होगा क्या कि जब हम एक्सेस में आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स डालेंगे तो, और डीएनए पॉलीमरेज जब डालेंगे तो होगा क्या, क्योंकि प्राइमर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 72 डिग्री सेल्सियस है, इसमें होगा क्या कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उन एक्सेस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स को यूज करके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की खास बात क्या होती है कि जब वो पॉलीमरेज जो उसका रीजन होता है वो 5 to 3 एंड होता है, यानी वो 3 to 5 एंड रीड करके 5 to 3 एंड बना रहा होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं जो हमने प्राइमर का 3 एंड रखना था वो इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट सीक्वेंस रखना था, क्योंकि जैसे डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो फिर 5 to 3 एंड रीड करके 3 to 5 जो उसकी आपका पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है उसके थ्रू वो क्या कहते हैं जो ये सीक्वेंस है इसको बनाने लगेगा। ये हम देख सकते हैं कि जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला और एक्सेस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स डाले तो 3 एंड पे डीएनए पॉलीमरेज अपनी न्यू चेन ऐड करने लगा, और न्यू चेन ऐड कर करके फाइनली होगा क्या कि हमारे पास वो जो डीएनए थी, वो जो टारगेट सीक्वेंस थी वो मिल गई। और एक तरफ से वो उसका क्या कहते हैं
वो एक तरफ से डबल होके मिल गई है कि अब जो दो स्ट्रैंड्स बन गए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड कर दिए दोनों पे, दोनों प्राइमर्स वाली साइड पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स को यूज करके। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले जो दो स्ट्रैंड्स थे वो अब बन गए 4 स्ट्रैंड्स। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एम्पलीफिकेशन करनी है इस टारगेट सीक्वेंस की, तो हम क्या करेंगे, हम इसी रीजन को जो हमने पहले शुरू में प्रोसेसेस किए हैं अपना क्या कहते हैं जो हमने शुरू में प्रोसेसेस किए हैं अपना डीनेचरेशन, एनीलिंग और क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज का डालना और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स का डालना, तो अब हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेकिन हम डीएनए पॉलीमरेज को फिर से नहीं डालेंगे। हम होगा क्या इसमें कि क्या कहते हैं, पहले हमने डीनेचर की, डीनेचर करने के बाद हमने प्राइमर डाले, अच्छा डीनेचर की 95 पे, 95 करने के बाद हमने 50 डिग्री पे कूल ऑफ किया, प्राइमर्स डाले, प्राइमर्स आके लग गए, प्राइमर्स एनील हो गए फ्लैंकिंग रीजन्स के साथ। देन हमने 72 डिग्रीज पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स डाले और डीएनए पॉलीमरेज को डाला। और जो हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे ना वो हीट सेंसिटिव होगा, वो टैग पॉलीमरेज होगा। टैग बेसिकली जो बैक्टीरिया की क्या कहते हैं एक स्पीसी है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, वहां से क्या कहते हैं एक पॉलीमरेज निकाला गया तो उसको टैग पॉलीमरेज कहा जाता है। और इसकी खास बात ये इसको हम यूज क्यों करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि जैसी जो चार आपकी सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगी क्योंकि दो डबल स्ट्रैंड बन गई, दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए। अब हम ये वाले स्टेप्स फिर से रिपीट करेंगे। जब हम फिर से रिपीट करेंगे तो हम फिर से 95 डिग्री तक ले जाएंगे और ये जो दो डबल स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, एक ये वाली डबल स्ट्रैंड और ये वाली डबल स्ट्रैंड, ये फिर खुल जाएंगी, डीनेचर होकर ये 4 सिंगल स्ट्रैंड्स बना देंगी। लेकिन 4 सिंगल स्ट्रैंड्स बनाने के बाद हम फिर से प्राइमर डालेंगे, फिर से प्राइमर जो है वो उनके फ्लैंकिंग रीजन्स पे लगेगा, यही वाला प्रोसेस रिपीट होगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको क्या कहते हैं इस वाले प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने हीट इनसेंसिटिव पॉलीमरेज डाला होगा ना जिसका नाम टैग पॉलीमरेज होता है। तो उससे होगा क्या कि जब हम इस वाले मॉलिक्यूल को वापस 95 डिग्री पे लेके जाएंगे और जब 4 सिंगल स्ट्रैंड्स बना देगा तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, सिंस वो इट इज हीट सेंसिटिव, तो उस हीट सेंसिटिव पॉलीमरेज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में रहेगा क्योंकि वो हीट सेंसिटिव है। इसलिए हम हीट सेंसिटिव टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं ताकि हमें को सिर्फ एक दफा ही एंजाइम डालना पड़े शुरू में, और हम क्या कहते हैं काफी सारे एक्सेस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शुरू में ही डाल दें ताकि फिर बाद में जब ये प्रोसेस रिपीट होते रहे तो आपका क्या कहते हैं जो एम्पलीफाइड जो आपका टारगेट सीक्वेंस है वो हमको एम्पलीफाइड होकर मिलता रहे। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। बेसिकली ये चीज आपने याद कर लेनी है, इसके प्रोसेसेस, इसका टेम्परेचर, और यही चीज इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि पहली साइकिल में क्या हुआ, पहले एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, 2 स्ट्रैंड्स थे, हमने उन्हें डीनेचर किया, डीनेचर करने के बाद ये 2 सिंगल स्ट्रैंड बन गए। देन हमने प्राइमर डाले, प्राइमर डालने के बाद हमने क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज डाला और एक्सेसिव यूज में आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स डाले। पॉलीमरेज ने अपना काम किया, काम करने के बाद उसने 4 स्ट्रैंड्स बना दिए। अब क्या होगा, अब हम फिर से वही साइकिल रिपीट करेंगे, ये 4 सिंगल स्ट्रैंड्स मिल गए, अगेन प्राइमर्स डाले, प्राइमर डालने के बाद फिर से इसकी जो इंक्रीज होगी ना वो एक्सपोनेंशियली होगी। पहले 4 बने, 4 के बाद 8 बनेंगे, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 एंड सो ऑन करते करते जाके जो हमारे पास जो हमको चाहिए था, जो टारगेट सीक्वेंस था, वो हमें इतनी मल्टीपल कॉपीज में मिल जाएगा कि ये एक तरफ से हम देख सकते हैं कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खास बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक तो द टेम्परेचर्स और इनके क्या कहते हैं प्रोसीजर्स क्या होते हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशन में ये याद रखना है क्योंकि सिंस ये एक छोटे से क्या कहते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल को भी इतनी सी देर में काफी ज्यादा एम्पलीफाइड कर देता है। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम क्या कहते हैं आपका जो क्राइम सीन्स होता है वहां पे अगर हमें एक सिंगल स्ट्रैंड भी मिले हेयर का या अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड और अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सीमन, तो उसको भी यूज करके हम थ्रू पीसीआर आपका क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं जो हमारा वो होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम उसको एम्पलीफाइड करके ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कहते हैं काफी वायरसेस की डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके कुछ वायरसेस इस तरह होते हैं जिस तरह आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, उसका होता है कि जब वो शुरू में आपका एचआईवी पॉजिटिव होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते नहीं है, लेकिन अगर आप बंदे को ये लगे कि उसके अंदर क्या कहते हैं इस सिम्टम्स की कुछ चांसेस हैं तो हम क्या कहते हैं उस जो वो पेशेंट्स होंगे उनमें से थोड़ा सा डीएनए लेके हम इसको पीसीआर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि इनमें एचआईवी है या नहीं। और जब आजकल कोविड चल रहा था तो कोविड के लिए भी पीसीआर यूज होता है क्योंकि पीसीआर आपको बता देता है कि इतने, क्योंकि पीसीआर का फंक्शन यही है कि वो एक छोटे से स्ट्रैंड को इतने से टाइम में इतने मल्टीपल अबाउट मिलियन कॉपीज बना देगा। तो उससे आपको क्या कहते हैं जब हम कोविड का कर रहे थे तो हमें पता चल जाता था कि इस बंदे को कोविड पॉजिटिव है या नहीं। जो उसकी लास्ट एप्लीकेशन है वो होती है सीएफटीआर मेम्ब्रेन जीन में। सीएफटीआर मेम्ब्रेन आपकी जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की होती है। बेसिकली होता क्या, हमने जब म्यूटेशंस की वीडियो पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो सीएफटीआर प्रोटीन है अगर तो उसकी कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसमें होगा क्या, जो 508 पोजीशन होती है वहां पे जो फेनाइल एलेनिन होता है वो डिलीट हो जाता है, यानी फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपको डिलीट हो जाते हैं। तो अगर आपने चेक करना हो कि किसी बंदे को सीएफटीआर जीन की वो डिफेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए करेंगे क्या कि जब हम नॉर्मल बंदे की सीएफटीआर जीन को एम्पलीफाई करेंगे ना तो जो उसमें बेस पेयर्स आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, वेरस जब हम म्यूटेंट सीएफटीआर जीन को एम्पलीफाई करेंगे ना तो पीसीआर
तो होगा क्या, उसमें सिंस फेनाइल एलेनिन एब्सेंट होगा, तो सिंस 3 जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स हैं वो एब्सेंट होंगे, तो वो जो CFTR जीन वाला म्यूटेंट की जो PCR के थ्रू आपका एम्पलीफाइड सीक्वेंस मिलेगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। और यही इन्होंने दिखाया है कि जो नॉर्मल होमोजाइगोट है उसके तो नॉर्मल 6 बेस पेयर नजर आ रहे हैं, और जो नॉर्मल होमोजाइगोट म्यूटेंट है ना उसके कम बेस पेयर नजर आ रहे हैं। जो ये वाली चीज है ये इससे कम है। और हेट्रोजाइगोट वाले में भी देखा जा रहा है कि जो नॉर्मल जीन है वो ज्यादा है, वेरस जो आपकी ये कहते हैं म्यूटेंट है उसके जो बेस पेयर्स हैं उसका जो सीक्वेंस है वो जो DNA का फ्रेगमेंट है वो कम बन रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं PCR की एक ये एप्लीकेशन ये है कि CFTR जीन को डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो दैट वाज इट। आई होप कि इसकी समझ में आ गया हो। बस मैं एक दफा फिर से रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, डीनेचर किया 95 डिग्री पे, देन हमने प्राइमर डाले। प्राइमर क्या होंगे, प्राइमर बेसिकली वो जो फ्लैंकिंग रीजन थे जो टारगेट सीक्वेंस के साइड पे थे, जिन फ्लैंकिंग रीजन का हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब स्ट्रैंड्स थे 20 to 35 बेस पर लॉन्ग, वो हमने 50 डिग्रीज में डाले और उनको एनील कर दिया। 50 डिग्रीज के बाद हम 72 डिग्रीज पे गए। 72 डिग्रीज पे हमने टैग पॉलीमरेज डाला और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाल दिए। DNA पॉलीमरेज ने उन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को यूज करके इसको इलोंगेट किया और इसने फिर बाद में 4 स्ट्रैंड बना दी। जब इसने ये कर दिया फिर हमने वापस इन प्रोसेस को रिपीट कराया ताकि क्या कहते हैं आपका जो DNA जो आपका टारगेट सीक्वेंस है वो आपको एम्पलीफाइड होकर मिल जाए। सो दैट वाज इट। आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।